नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब ये है, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है और उसके बाद हम किसी एक आइडियल गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस देखेंगे और उस आइडियल गैस की इक्वेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगी उसे भी क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। रोज की तरह क्या करना है, आपको कॉपी पेन निकालना है और हेड डालनी है क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हम पहले भी क्या कर चुके हैं, एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर सीरीज में, लेकिन आज हम क्या करेंगे दोबारा से एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किस तरीके से मॉडिफाई होता है उसे भी क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो हेड डाला आपने, क्या डाला हेडिंग, एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप की हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन या फिर नो थर्मल कनेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे के साथ थर्मली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो हम लिख के चलेंगे, हम ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो थर्मल कांटेक्ट, there is no thermal contact between system and surrounding, ये बात समझ में आई आपको। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप का थर्मल कांटेक्ट नहीं होता है। अगर थर्मल कांटेक्ट नहीं होगा तो हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं हम कि इन adiabatic process, in adiabatic process there is no heat exchange between system and surrounding, सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो सिस्टम की चेंज इन हीट या सिस्टम का जो चेंज इन हीट है कितना होगा, जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम की जो हीट है वो ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, या ऐसा बोल सकते हैं, ना तो सिस्टम के अंदर हीट आ पा रही है और ना ही सिस्टम से बाहर हीट जा पा रही है। इसका मतलब सिस्टम की हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर सिस्टम की हीट कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, दैट इज वी कैन राइट कि दिस डी क्यू, या बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू जीरो। एक किसके बराबर होगा, मेरे पास जीरो के बराबर होगा। यानी इस पूरी एडियाबेटिक प्रोसेस को मैथमेटिकली दिखाने का तरीका क्या है, ये है। यानी डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ओके ना। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लें आप। जैसे एक एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, देखो एग्जांपल लिखो इस तरीके से। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंडर अज्यूम कर लिया हमने। एग्जांपल नंबर 1, इस तरीके से हमने एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया और इस सिलेंडर की वॉल है जो या दीवार है, उनको ऐसे बनाया कि वो क्या है, थर्मली आइसोलेटेड है। यानी वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी वो हीट का कंडक्शन नहीं कर रही है। एक ऐसी वॉल है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। एक सिलेंडर बनाया हमने इस तरीके से जिनकी वॉल कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। तो दीज आर नॉन कंडक्टिंग वॉल। कैसी वॉल है ये, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। अगर कंडक्टिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है हीट बाहर चले जाएगी, या बोल सकते हैं बाहर की हीट अंदर आ जाएगी। तो हमने इसको कैसा बनाया, नॉन कंडक्टिंग वॉल बनाया और इसके अंदर हमने क्या रखी, कोई आइडल गैस रख दी इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लगाया, एक पिस्टन लगाया।
अब जो पिस्टन है ना, ये भी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ये पिस्टन भी कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा, यानी इससे भी हीट या ना तो बाहर आ सकती है ना ही अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये जो पिस्टन मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये भी कैसा है, आइसोलेटेड पिस्टन है। कैसा पिस्टन है ये, आइसोलेटेड पिस्टन, आइसोलेटेड पिस्टन। ये बात समझ में आई आपको ना। अब यहाँ पर अगर हम मैं क्या करूँगा, इस पिस्टन को नीचे को दबाऊंगा यानी कंप्रेशन करूँगा, या फिर ये गैस इस पिस्टन को ऊपर को धक्का देगी, यानी क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। तो दोनों के दौरान, कंप्रेशन के दौरान भी और एक्सपेंशन के दौरान भी यहाँ पर किसी भी टाइप का हीट एक्सचेंज नहीं होगा। यानी इस जो सिस्टम है इसका जो dQ होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर करा रहा हूँ मैं, ये कैसी प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। यानी इस टाइप के सिलेंडर में जो भी कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन होगा इस गैस का, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे, या बोल सकते हैं ये क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। कुछ और अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, जो साउंड वेव प्रोपेगेट करती है वो भी क्या होती है, एक टाइप की, मतलब वहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो भी कैसा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। हम जानते हैं ना, जब भी हम बोलते हैं तो जो मेरे पास हमारे आगे क्या है, मीडियम है, वो एक बार पूरा आगे को जाता है फिर पीछे को आता है। यानी एक बार तो क्या होता है, वहाँ पर सब कुछ फैलता है यूँ करके, फिर दूसरी बार में क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है पूरा का पूरा मीडियम। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, या फिर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया अभी, ठीक है। आप ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से हवा निकाली, हवा निकलते ही मेरे मुंह से हवा निकलते, आवाज़ निकलते ही यहाँ पर के सारे पार्टिकल कहाँ की ओर गए, आगे की ओर गए। फिर उसके बाद क्या होगा, अब पार्टिकल दोबारा अपनी जगह पाना चाहेंगे, यानी वाइब्रेट करेंगे ना अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। जैसे मैंने बोला पहले ऐसे गए, फिर सारे के सारे पार्टिकल कैसे आए, ऐसे आए। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार हवा का कंप्रेशन हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये भी कैसी होती है, एक टाइप की एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा क्या, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और जो थर्ड एग्जांपल आई थिंक होता है, वो होता है, आई थिंक नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। हम जानते हैं जैसे ऊंचाई में जाते हैं हम, टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज आता है, एंड दैट चेंज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चेंज इन प्रेशर विथ हाइट, सॉरी टेम्परेचर, नॉट प्रेशर, टेम्परेचर विथ हाइट, विथ हाइट, हाइट के साथ, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो भी क्या होता है, एक टाइप का एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ वी वांट टू सी हाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी मॉडिफाई फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ ऐसे हेडिंग लिखो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके लिए मुझे ये चीजें मिटानी पड़ेंगी, मिटा दूं मैं, एक मिनट। तो हेडिंग क्या है हमारी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, सिंस वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ, दिस इज हीट गिवन विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का dW, एंड इफ द सिस्टम इज गैस देन दिस dW विल बी इक्वल टू P इंटू dV। जो dW होगा किसका होगा मेरे पास, P इंटू dV के लिए होगा अगर हमारा सिस्टम क्या है, गैसीय सिस्टम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं मैं, दिस विल बी इक्वल टू dQ प्लस का du प्लस कितना आ जाएगा, P इंटू dV आ जाएगा। तो दिस इज ए मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ, वी कैन से, जनरल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म आता है, कौन सा वाला, केमिकल एनर्जी वाला, ठीक है। यानी दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, आंसर हाँ जी बोल सकते हैं। जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो चेंज ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तब ये लॉ क्या होता है हमारा एप्लीकेबल होता है, यानी वहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं किसकी बात करूँ, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस,
हमारे पास क्या होता है, जो dq होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वही तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू 0। इफ चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू 0 देन दिस टर्म विल बी 0। तो यहाँ पर मेरे पास नाउ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये du प्लस dw या फिर du प्लस dw, तो फिलहाल के लिए दिस इज इक्वल टू 0। नाउ स्टेट इज समीकरण नंबर 1। इसे क्या बोल दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 बोल दिया। इसकी जगह मैं P इंटू डी भी लिख सकता हूँ, फिलहाल के लिए क्या रखो यहाँ पर dw लिखो। नाउ दिस इक्वेशन गिव अस फ्यू इंपोर्टेंट थिंग, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, पहली चीज ये मुझे कह रहा है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी और अगर सिस्टम वर्क करेगा, माना सिस्टम ने वर्क किया, अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो क्योंकि मतलब एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो वर्क कब हो रहा है, किसके खर्च होने पर हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के खर्च होने पर हो रहा है। इफ हियर वी हैव सम वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस देन वी कैन से किसका खर्च होगा, कौन खर्च होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी, खर्च होगी। खर्च होने का मतलब क्या है, कम हो जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो रही है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वी ऑल नो दैट फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर क्या होगी, कूलिंग होगी नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। यानी जब भी किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान यानी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। माना क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्सपेंड कर रही है गैस तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रही है। और गैस जैसे वर्क करेगी तो गैस कैसे वर्क करेगी, कुछ ना कुछ उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो एनर्जी कहां से आ रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में जो खर्च हो रहा है वो किस में यूज हो रहा है, वर्क करने में यूज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी में खर्च होने का मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी का कम होने का मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने का मतलब वहां पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो वी कैन से दैट ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग टेक प्लेस। जब भी क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तब वहां पर क्या होगी, कूलिंग होगी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन को बता रही है कि जैसे हम वर्क करेंगे, यानी सिस्टम वर्क करेगा, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, तो वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से लेंगे हम, उसकी इंटरनल एनर्जी से लेंगे। यानी इंटरनल एनर्जी जब कम होगी, वो कम हुई हुई इंटरनल एनर्जी किसके रूप में खर्च होगी, मतलब किसके रूप में दिखेगी हमको, वर्क डन के रूप में दिखेगी। इंटरनल एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो कूलिंग हुई। तो वी कैन से दैट कि फ्रॉम अबव इक्वेशन, ऐसे लिख के चलो, फ्रॉम अबव इक्वेशन we can say that during adiabatic expansion cooling take place। ओके, अब अगर इसका ठीक उल्टा हो, अगर मैं क्या करूं, एडियाबैटिक कंप्रेशन करूं, तब क्या होगा, यानी वर्क किस पर हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। अब जो किया गया वर्क डन है वो किसी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब यहां पर तो सिर्फ एक एनर्जी पॉसिबल है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। यानी जो किया गया वर्क डन है वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, राइज होगी, यानी इंक्रीज होगी। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, इट मीन हीटिंग टेक प्लेस। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्या होगा बताओ, हीटिंग टेक प्लेस। क्या होगी, हीटिंग होगी, हीटिंग टेक प्लेस। ओके, ये बात समझ में आई। तो इस इक्वेशन से हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, इतना चीज मिल गया आपको नाउ। तो ये तो किसके बारे में हो गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, और ये पता चला कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान कूलिंग होती है, कंप्रेशन के दौरान हीटिंग होती है। नाउ अब जो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप है दैट इज कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस
इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हिंट डाल दो क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी। अगर वैसे तो क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है, अगर एक मोल है तो PV इक्वल टू RT होती है। लेकिन जब वहां पर क्या हो रहा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही होगी, वो एक्सपेंशन भी हो सकता है, वो कंप्रेशन भी हो सकता है, तब उस दौरान जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो क्या होगी। ठीक है, और एक चीज हम जानते हैं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल, यानी वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा, और इनमें से किन्हीं दो को हम लेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखने के लिए दो वेरिएबल क्या होते हैं, काफी होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले भी कि टू वेरिएबल या बोलते हैं टू स्टेट वेरिएबल आर इनफ टू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, इनफ होते हैं। वो टेम्परेचर वॉल्यूम हो सकता है, वो वॉल्यूम और प्रेशर हो सकता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है। ठीक है, दो काफी है। ठीक है, दो मतलब मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके ना, अब वो इक्वेशन क्या होगी वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, नाउ कम टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से 1 को ही लेकर चलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 we have dq equal to, du equal to, du plus dw is equal to 0. Now since we know for gaseous system dw is equal to p into dv, and from our previous lecture we also know that कि this du is equal to cv into dt। तो दो चीज़ हमको पता होती है, since we know जो du होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू CV, ये क्या है मेरे पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, दिस विल बी, एंड dW इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इंटू dV। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ du एंड dW एंड गेट द न्यू इक्वेशन। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मिटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो, आई होप ले लिया होगा। तो देखो यार ये तो ज़्यादा मतलब चिपक ही जाता है ना। नाउ अब देखो, तो रखो पेन की वैल्यू पुट करो, तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू CV इंटू dt, और प्लस कितना आ जाएगा ये, P इंटू dV आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पर dV है, यहाँ क्या है, प्रेशर है। मैं प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, dV है। ठीक है, अब लिखने के लिए किसका यूज करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करूंगा। तो सिंस वी नो PV इक्वल टू nRT, होता नहीं होता है, PV इक्वल टू nRT, एंड इफ वी हैव 1 मोल गैस देन वी कैन टेक n इज इक्वल टू 1। तो PV इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर R इंटू T आ जाएगा, एंड हियर R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। तो ऐसे मेरे पास P इक्वल टू कितना निकल के आ गया, यहाँ निकल के आ गया मेरे पास P इक्वल टू RT अपॉन में कितना आ गया, V आ गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, इधर रख दो, तो जो इक्वेशन ये वाली है वो मॉडिफाई हो जाएगी कैसे, दिस इज बी इक्वल टू CV इंटू dt, और प्लस कितना आ जाएगा ये, इसको जो कितना आ जाएगा RT अपॉन V, और इंटू कितना आ गया dV, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये T इधर है, इसको मैं इधर रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज dt के साथ T आना अच्छा रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो यहाँ से CV भी कॉमन ले लो, और एक काम करो T भी कॉमन ले लो। देखो यहाँ CV है, T नहीं है, तो कितना आ जाएगा ये 1/T इंटू dt हो जाएगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ T है लेकिन CV नहीं है, तो कितना आ गया ये R अपॉन CV इंटू 1/V, और इंटू कितना आ गया
dv आ गया एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। नाउ अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस अगर डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बच गया, ये 1/t इंटू डी टी, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये r अपॉन सी भी इंटू कितना आ जाएगा 1/v इंटू कितना आ गया dv एंड दिस इज इक्वल टू 0। किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ से फील आ रही होगी, क्या करना है, इसको सिंपल इंट्रीग्रेट करना है। नाउ इंट्रीग्रेटिंग, ऑन इंट्रीग्रेटिंग, तो लिख के चलो ऐसे, ऑन इंट्रीग्रेटिंग। देखो अगर इंट्रीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू इंट्रीग्रेशन 1/t इंटू डी टी एंड प्लस इंट्रीग्रेशन r अपॉन सी भी 1/v इंटू डी वी एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, बिकॉज अगर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिख दिया मैंने, k रख दिया एंड दिस k इज नथिंग बट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आता नहीं आता, जब इंटीग्रेशन करते हो आप एक कांस्टेंट c आता है, तो c की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर k रख दिया, तो हियर k इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप लिख भी सकते हो और वैसे सेल्फ अंडरस्टूड भी है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है फिलहाल के लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 1/t dt इज इक्वल टू ln t यानी log t हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये ln t और प्लस, अब यहाँ पर देखो r इज कांस्टेंट, c भी इज कांस्टेंट, वी अज्यूमिंग दैट फॉर very small change in temperature Cb is not depend upon temperature and it is constant for any gas। ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि Cb क्या है, कांस्टेंट है for small change in temperature। लेकिन अगर change in temperature 1000 केल्विन के बराबर होगा then the case will be different। तब जो हमारे पास Cb रहेगा वो क्या रहता है, वेरी कर जाता है। लेकिन in case of a very small change in temperature we can assume Cv is constant with temperature, it mean it will come out from the integration। तो कितना हो जाएगा, ये r upon Cv and integration 1/v into dv and this is equal to k। क्या है, फिर अब कर दो इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा, ये ln t प्लस r अपॉन Cv। ये क्या है मेरे पास 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, दिस इज ln t यानी log t, सॉरी log v ln v और इक्वल टू कितना आ गया, ये k आ गया। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो log की प्रॉपर्टी से ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। सिंस वी नो n या बोलते हैं a ln x इज इक्वल टू ln x की पावर a, ये होता है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ln t और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये ln और ये कितना आया, v की पावर r अपॉन सी भी एंड दिस इज इक्वल टू k। ये किसका हो जाएगा, मेरे पास k के बराबर हो जाएगा। नाउ दिस इज ln t एंड दिस इज ln v की पावर r अपॉन सी भी, और वन थिंग वी नो दैट कि ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a इंटू b। ऐसा होता नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। अगर ऐसा होता है तो करने में क्या दिक्कत है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ln एंड दिस इज t इंटू v की पावर r अपॉन कितना आ गया, सी भी एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इधर मिटा दो मैं, देखो ओके देखो क्या हो जाएगा इधर से। अब देखो यहाँ ln है, तो इस ln को मैं अगर इधर लाऊंगा, अगर मैं यहाँ से ln हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये देखो, इसके बाद दिस विल बी इक्वल टू टी वी आर अपॉन सी भी एंड दिस विल बी, इसकी बेस कितना होगा, e होगा, तो कितना आ जाएगा, ये e की पावर k आ जाएगा। k इज कांस्टेंट, e इज कांस्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज, इसको खाली नाम दे दो, क्या लिख दो ना, कांस्टेंट लिख दो। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, t इंटू वी आर अपॉन सी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक किसका होगा मेरे पास, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्टेट इन केस ऑफ, या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ जो मैंने लिखा है ना, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपने किताब में कुछ और ही पढ़ा होगा, देखो उसको लाने की कोशिश करें, कुछ गामा के टर्म में पढ़ा होगा तो ले आए, देखो कैसे लाओगे। सिंस वी नो दिस r इज इक्वल टू सी पी माइनस सी बी, होता नहीं होता है,
फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज या बोलते हैं फ्रॉम अवर प्रीवियस लेक्चर, हमने मेयर्स फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमने पढ़ा था कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, T इंटू वी की पावर, दिस इज Cp माइनस Cv और अपॉन कितना आ गया ये Cv, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, कुछ कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो अगेन यहाँ से मेरे पास T इंटू वी, एक बार Cv इसके नीचे एक बार Cv इसके नीचे, तो मेरे पास दिस इज Cp अपॉन Cv माइनस 1, बिकॉज Cv से Cv उड़ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। एक किसके बराबर आएगा मेरे पास, कुछ कांस्टेंट के बराबर आएगा, वो क्या है मुझे नहीं पता, मतलब कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। ओके नाउ अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और आती है कि Cp अपॉन Cv जो इन दोनों का रेशियो होता है ना, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड गामा। क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट को, हम गामा बोलते हैं। ठीक है, कि Cp अपॉन Cv फॉर एनी गैस इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू गामा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दिस इज समथिंग वी इंट्रोड्यूस न्यू, ये कुछ ऐसा है जो हमने क्या किया यहाँ पर नया इसको इंट्रोड्यूस किया कि Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा। तो यहाँ का रख सकते हैं, इसको जो गामा रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये Cv की पावर गामा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज माई बोल सकते हैं मोस्ट यूज्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ओके नाउ इसको कुछ भी इक्वेशन बोल दो, कितनी इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को दी हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, क्या हो जाएगी ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बट वी कैन राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लिख दे फटाफट, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं प्रेशर और वॉल्यूम का टर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं इसको, मैं आंसर हाजी कर सकता हूँ। मुझे टी को हटाना है यहाँ से, कैसे हटाऊंगा, सिंस वी नो Pv इक्वल टू RT, तो यहाँ से मेरे पास T इक्वल टू कितना आ गया, Pv अपॉन R आया नहीं आया, आंसर हाजी आया। इसको यहाँ से उठाओ, इधर पुट करो, तो मेरे पास कितना आ गया ये Pv अपॉन R इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस R इज कॉन्स्टेंट एंड इफ वी, अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट वी गेट सम न्यू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस, और यहाँ पर देखो ये क्या है मेरे पास v की पावर 1, यहाँ v की पावर कितना गामा माइनस 1, दोनों की पावर ऐड होंगी तो कितना बचेगा v की पावर गामा, तो कितना आ गया ये p v की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस एंड स्टेट इज सम इक्वेशन नंबर कितना बोल देंगे, 3 बोल दे, 3 हो गया था, या 3a बोल दो, इसको क्या बोल दो 3a, यानी 3 से निकली हुई एक इक्वेशन दैट इज 3a, यानी p v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको कोई एक याद रखनी है, बाकी तो आप इस तरीके से निकाल ही लोगे। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं p और t के टर्म में निकालना चाहूँ तो p और t के टर्म में निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ से v चाहिए। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, v इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना RT अपॉन P हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर है हाँ जी, कितना हो जाएगा RT अपॉन V हो जाएगा। एक काम करो उठा के ऊपर रख दो, तो ये मेरे पास कितना आ गया P इंटू V की जो कितना रख दिया मैंने RT अपॉन, ये मेरे पास कितना आया P की पावर गामा एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो फिर दिस इज P की पावर माइनस गामा हो जाएगा ये, तो P की पावर 1 इंटू P की पावर ऊपर जाएगा माइनस गामा हो जाएगा एंड इंटू R की पावर गामा, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, एंड व्हेन दिस कांस्टेंट कम हियर दिस विल बी सम न्यू कांस्टेंट। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R की पावर गामा, फिलहाल ऐसे लिख दो R की पावर गामा इंटू T की पावर कितना आ जाएगा गामा आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इस R की पावर गामा को कहाँ लाऊंगा, इसके अपॉन में लाऊंगा। देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, सम न्यू कांस्टेंट है। तो इट मीन ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास P की पावर 1 माइनस का गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट। ओके, बात आई समझ में। तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऑल 3 इक्वेशन एंड लेट अस से दिस इक्वेशन इज
3b, इसे मैंने क्या बोल दिया, 3b बोल दिया। ऑल थ्री इक्वेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन, एनी ऑफ वन। इसको या तो इसको याद कर लो, या इसको याद कर लो, या इसको याद कर लो। बाकी आप क्या कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, पीवी इक्वल टू आर टी की हेल्प से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब बढ़ते हैं आगे को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि प्लॉट ए पीवी ग्राफ फॉर adiabatic process and compare the slope of PV graph for adiabatic process and slope of PV graph for isothermal process। ठीक है, दोनों का ग्राफ क्या होता है, सेम होता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस या बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, दिखने में सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों में स्लोप का अंतर होगा। अब किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, वो हमें क्या करना है, देखना है।